अतुल आज भी जब काम से घर आता है तो सुमित्रा कई सारी लड़कियों की फोटोज लेकर बैठी हुई होती है और अतुल के आते ही कहती है, अच्छा हुआ बेटा, आज तो समय से आ गया। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां चुनकर रखी है। देख, इनमें से कोई तुझे पसंद हो तो बता दे, मैं तेरे रिश्ते की बात कर लूंगी। अतुल तस्वीरों को देखे बिना ही गुस्से में सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। मैं आपको कितनी बार बताया कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अब मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए और कुछ नहीं। पर फिर भी आप हर रोज नई लड़की की फोटो लेकर मेरे पास आ जाती हैं। बेटा, एक बार तस्वीर को देख लेगा तो क्या हो जाएगा? क्या पता इनमें से कोई लड़की तुझे पसंद आ जाए। इस तरह हर बात के लिए ना नहीं किया जाता। अतुल बिना बोले वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब सुमित्रा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसे एक तस्वीर दिखती है जिस लड़की का नाम था नैना। सुमित्रा उसे हाथ में लेकर कहती है, यही मेरे घर की बहू बनेगी। बहुत सुंदर है ये लड़की और मुझे पता है ये मेरे बिखरे हुए अतुल को बहुत अच्छे से संभाल भी लेगी। बस ये रिश्ता किसी तरह पक्का हो जाए। इस तरह सुमित्रा अब कोई तरकीब लगाने लगती है और एक दिन वो बीमार होने का नाटक करती है। उसे बीमार देखकर अतुल उसका हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो कि मेरी शादी करवाना इतना ही जरूरी है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी अच्छी लड़की मेरे लिए पसंद आती है मैं उसी से शादी कर लूंगा। ये सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों के बाद नैना नाम की लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। रिश्ता लगभग फाइनल होने वाला था, तभी नैना को कुछ ऐसा पता लगता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में कहती है, आंटी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके तलाकशुदा बेटे से शादी करूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भी किसी की दूसरी पत्नी नहीं बन सकती। अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या कमी है मुझमें जो मैं आपके तलाकशुदा बेटे से शादी करूं? नैना की ऐसी बातें सुनकर अब सभी लोग चुप हो जाते हैं। हर तरफ शांति फैल जाती है। इस तरह नैना का रिश्ता और अतुल का दिल दोनों ही टूट जाता है और वो लोग वहां से बिना कुछ कहे चले आते हैं। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। इन 6 महीने के अंदर अतुल के 3 रिश्ते टूट जाते हैं और सुमित्रा भी अक्सर बीमार रहा करती। एक दिन अतुल सुमित्रा का हाथ पकड़कर कहता है, माँ, इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि मेरी किस्मत में शादी नहीं लिखी है, फिर भी आप जबरदस्ती मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी हो। एक माँ ना बहुत जिद्दी होती है अतुल। मैं तेरा घर बसवा कर ही मानूंगी। बस मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे तेरा घर बस जाए। सुमित्रा और अतुल बात कर रहे थे कि तभी वहां पर सुमित्रा की पड़ोसन कमला उसका हालचाल पूछने के लिए आती है और वो माँ बेटे की बातें सुनने के बाद कहती है, अगर इतनी बड़ी बात हो गई थी तो तुझे मुझे बताना चाहिए था। मेरे पास तो हर मुसीबत का हल होता है। मैं जानती हूँ कि कौन सा तरीका है जिससे तेरे बेटे की शादी हो जाएगी और उसमें कोई मुसीबत भी नहीं होगी। तो कैसी बात कर रही है बहन? अगर तुझे ऐसा कोई तरीका पता था तो तुझे मुझे बता देना चाहिए था। खैर, अभी देर नहीं हुई तो बता, आखिर ऐसा क्या करूं जो मेरे बेटे की शादी हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो। बस इतनी सी बात। अरे शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। तो एक काम कर, अपने बेटे की शादी करवा दे और उससे ये मत बता कि तेरा बेटा तलाकशुदा है। आंटी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप चाहती हो कि मैं एक नया रिश्ता झूठ के सहारे खड़ा करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेटा, तुझे बताया तो वो आटे में नमक जितना झूठ चलता है। अरे कौन सा रिश्ता सच बताकर होता है? आजकल तो लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं, फिर भी वो यही बताती है उसका पति उसका पहला प्यार है। अब दोनों को जो करना है कर लो, लेकिन मैं झूठ के दम पर कभी भी शादी नहीं करूंगा। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। जहां अतुल को कमला का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वहीं सुमित्रा को ये तरकीब जच जाती है और वो अतुल का हाथ पकड़कर उसे भावनाओं में बहाने की कोशिश करती है। बस बेटा, सच का सहारा लेकर तेरा रिश्ता जोड़ने की बहुत कोशिश कर ली। अब यही आखिरी रास्ता है कि हम झूठ के सहारे तेरा घर बसा दें। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी कोई रिश्ता झूठ के बल पर शुरू नहीं करूंगा। आपको जो करना कर लीजिए, लेकिन मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूंगा, क्योंकि एक रिश्ते की नींव झूठ के सहारे नहीं बल्कि विश्वास के सहारे जुड़ी जाती है। देख बेटा, यहाँ पर सिर्फ तेरी शादी और तेरे घर बसाने की बात होती तो मैं फिर भी मान जाती, लेकिन तेरे बाद तेरे 2 छोटे भाई भी हैं, उनकी भी शादी करनी है। चलो, रोहित तो विदेश में रहता है और पढ़ रहा है, लेकिन विपिन का क्या? तेरी शादी के 1-2 साल बाद उसका भी तो घर बसाना है। मेरे लिए ना सही, विपिन के लिए ही शादी कर ले बेटा। अतुल भी अपनी माँ की बातें सुनकर भावुक हो जाता है। आप लोगों को जो करना है करिए, लेकिन जो भी होगा उसका अंजाम भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि उस समय मैं किसी की साइड नहीं लूंगा।
सुमित्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब अतुल के लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी कमला को सौंप देती है। कमला भी अतुल के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता बताती है। तभी उसे सपना नाम की लड़की का रिश्ता पसंद आता है। अब अतुल और उसका परिवार सपना को देखने के लिए जाते हैं तो सपना की माँ कहती है, देखिए बहन जी, हमारी बेटी हीरा है। हीरा बहुत समझदार है और घर को बांध कर रखना जानती है। बस उसके लिए हमें अतुल जैसे रिश्ते की ही तलाश थी, वो हमें मिल गया। मेरी बच्ची फूल जैसी है, उसे हमेशा सही से रखना। अरे हाँ, क्यों नहीं बहन जी, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमें भी आपकी बेटी सपना बहुत पसंद है। हम भी चाहते हैं कि आपकी बेटी जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बनकर आ जाए। अब देर किस बात की थी। सपना और अतुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने के भीतर ही दोनों की शादी हो जाती है। क्योंकि सुमित्रा शादी को ज्यादा टालना नहीं चाहती थी ताकि सपना के घर वालों और सपना को सच्चाई का पता न चले। आज सपना की मुंह दिखाई थी और सुमित्रा सपना को तैयार करते हुए कहती है, सुनो बहू, ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का तो काम ही होता है रिश्तों को खराब करने का, इसलिए तुम्हें बस अपने परिवार से मतलब होना चाहिए। माँ जी, ये सब चीजें तो मुझे मेरी माँ ने भी समझा कर भेजी है कि मैं किसी के बहकावे में ना आऊं और किसी की बातें ना सुनूं। और सुनो, अगर तुम्हें कोई भी हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करे तो उसे बीच में ही रोक देना और कह देना तुम्हें सब पता है। और ज्यादातर बातों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में सर हिला कर देना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने बुलाया वैसा ही होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब ऐसा ही होता है। सपना तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म में आ जाती है। सभी पड़ोसने उसकी मुंह दिखाई करती है। वहां सभी को हाँ या ना में गर्दन हिलाकर जवाब देती है। तभी वहां पर वैजयंती काकी का आना होता है और वो सपना का मुंह देखकर उसे शगुन देते हुए कहती है, अरे ये तो बड़े वाले बेटी की बहू है ना, क्योंकि विपिन की तो शादी ही नहीं हुई अभी। हाँ काकी, ये बड़े वाले बेटे की बहू है, उसकी दूसरी पत्नी। पहले वाली पत्नी से तो तलाक हो गया था उसका। हाँ, मैंने सुना तो उसकी बहू से छोड़कर चली गई और दोनों का तलाक हो गया। दोनों की खुसुर पुसुर घूंघट में बैठी हुई सपना के कानों में जा रही थी। वहीं कमला दोनों को बात करते हुए सुन लेती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे बस भी करो तुम दोनों, बहू को पता चल गया तो खामखा बेचारी का बसा बसाया घर दोबारा से उजड़ जाएगा। तुम्हें अभी इसी समय बातें करनी है, एक दूसरे के घर जाकर चाय पर चर्चा कर लेना, लेकिन अभी इस बारे में बात मत करो। कमला दोनों पड़ोसनों को चुप करवाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। घूंघट में बैठी सपना ने ये सारी बातें सुन ली थी। ये सारी बातें सुनकर उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो घूंघट में ही रोने लगती है और रोते रोते मुंह दिखाई की रस्म से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमला को लगता है कि अतुल के नसीब में तो पत्नी का सुख ही नहीं है। इन पड़ोसनों की वजह से देखो क्या हो गया। सभी पड़ोसी अब वहां मुंह दिखाई की रस्म करके चले जाते हैं और वहीं सपना अपने कमरे से चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। वो अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर में सपना की माँ भी घर पर आती है और रोते हुए ड्रामा करने लगती है। हाय हाय, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। मेरे फूल से बच्चे के साथ ये सब होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहन जी बैठ जाइए, रोइए मत। हम लोग बैठकर इस बारे में एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं। अब बात करने को बचा क्या है, मैं तो अपनी बच्चे को घर ले जाने आई हूँ। जब उस अतुल की दूसरी शादी हो सकती है तो मैं भी अपनी बेटी सपना की दूसरी शादी कर दूंगी। वैसे भी आज उसका इस घर में दूसरा दिन ही तो है। सपना भी सीढ़ियों से अपना सारा सामान पैक करके नीचे उतर जाती है। कमला भी ये सब तमाशा देखने के लिए वहां मौजूद थी। साथ में सुमित्रा, विपिन और अतुल भी वहीं पर थे। अतुल बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, जैसे वो जानता था कि आज नहीं तो कल ये दिन जरूर आएगा। अब सुमित्रा सपना का हाथ पकड़ती है और उसे प्यार से समझाती है, देख बहू, अगर तुझे घर छोड़कर जाना है तो तू जा सकती है, लेकिन हमारे घर के साथ तेरे घर की भी बदनामी होगी। इससे अच्छा तू इस घर में रह। भले ही तू हमें दबा कर रख, जैसे रखना है रख, लेकिन बस मेरे बेटे का घर मत तोड़ बेटा। सपना को एक धोखा मिला था जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाई थी, लेकिन जब वो सुमित्रा की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन अब आए दिन वो अपने ससुराल वालों को ताना दिया करती और उसके घर वाले उसके तानों को सहा भी करते। ऐसे ही एक दिन अतुल शाम को घर आता है तो सपना से कहता है, ये क्या है, तुमने मुझे लंच ऐसे पैक करके दिया था जैसे बड़े पकवान बनाकर दिए हो, लेकिन लंच के अंदर क्या था, ब्रेड और बटर। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस तरह तुम्हें उम्मीद थी ना मैं तुम्हारा लंच इस तरह से अच्छे से पैक कर रही हूँ तो इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा, वैसे ही मैं भी इस घर में कई सारे अरमान लेकर आई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप डिवोर्सी हो। अरे कम से कम आप तो मुझे सच बता सकते थे।
अतुल ये सुनने के बाद चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन सपना नाश्ते में सब लोगों के लिए पराठे बनाती है, लेकिन सारे पराठे कड़क हुए थे। सुमित्रा एक निवाला खाती है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है। सपना बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? पराठे तो बहुत ज्यादा कड़क है। मेरे दांत बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इतना कड़क पराठा नहीं खा पाऊंगी। माँ जी, आप ही ने तो मुझे सिखाया है, कभी कभी जिंदगी में एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे मैं अपनी जिंदगी में एडजस्ट कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी करना होगा। अतुल सब समझ रहा था कि सपना ये सब अपने गुस्से की वजह से कर रही है। अब अतुल शाम को जब घर आता है तो सपना का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बुलाता है। मैं जानता हूँ सपना कि तुम नाराज हो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम दोनों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अतुल जी, आपका तो कुछ गया ही नहीं। अरे आपको तो दूसरी पत्नी मिल गई, वो भी सुंदर और समझदार, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो सेकंड हैंड पति मिला है। आप नहीं समझेंगे मेरा दुख क्या है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे कितने अरमान थे अपने ससुराल और पति को लेकर, लेकिन एक झटके में वो सारे सपने अरमान टूटकर बिखर गए। और आप कह रहे कि उसका गुस्सा मैं निकालू भी ना? सपना ये बोलकर रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब सपना और सुमित्रा बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तभी वहां पर वैजयंती काकी को किसी पड़ोसन से बात करते हुए सुन लेती है। कितना गलत हुआ बेचारी के साथ। ससुराल वालों ने झूठ बोलकर इसकी शादी करवा दी। अब इसे सेकंड हैंड पति के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। सपना ये सब सुनती है तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। बस अपनी सास को गुस्से से देखती है और पैर पटकती हुए बिना सब्जियों के घर आ जाती है। सपना रोज ऐसे ही गुस्से और क्लेश में अपने ससुराल में गुजारा कर रही थी। तभी एक दिन वो अपने मायके जाती है और अतुल किसी मीटिंग की वजह से उसे लेने नहीं आ पाता। तभी सपना फोन पर गुस्से में बोलती है, आप मुझे क्यों लेने आएंगे? हाँ, अब समझ में आया, मैं आपकी दूसरी पत्नी जो हूँ। यही अगर आपकी पहली पत्नी होती तो आप समय पर आ जाते, लेकिन मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ ना, इसलिए आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। रख दीजिए फोन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गलती मेरी है जो मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि हम अपना रिश्ता संभाल लेंगे, लेकिन शायद मेरी ये उम्मीद ही गलत है। सपना, मेरी बात सुनो, ऐसे कोई बात नहीं है। दरअसल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग। सपना कुछ नहीं सुनती और गुस्से में कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो अकेले ही अपने ससुराल वापस आने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर चारू से होती है। चारू उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है, सपना, तुम सपना ही हो ना, अतुल की पत्नी? हाँ, मैं अतुल की पत्नी हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अतुल की पहली पत्नी हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्योंकि मैं अतुल के साथ फेसबुक पर हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी और अतुल की फोटोज देखी थी, इसलिए तुम्हें पहचान लिया। कैसी हो तुम? सपना ये सुनती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ताना कसते हुए कहती है, ओह, तो तुम हो उसकी पहली पत्नी? ये बढ़िया है। और वैसे भी तुम मुझसे पूछ रही हो ना मैं कैसी हूँ, तो सुनो, एक धोखेबाज इंसान के साथ मैं कैसे हो सकती हूँ, इसका अंदाजा है? और उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की और मुझे बताया भी नहीं। वो तुम्हारे साथ फेसबुक पर ऐड है और मुझे ये भी नहीं पता। पर अब बस, मैं ऐसे इंसान के साथ और नहीं रह सकती। एक मिनट सपना, एक मिनट। अरे, तुम अपने पति को इतना गलत कैसे समझ सकती हो? वो बहुत भले इंसान है। उन्होंने अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि मेरी खुशी के लिए मुझे आजाद कर दिया। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। किस्मत ने हमें आज मिलवाया है ताकि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं और तुम्हारा रिश्ता ठीक हो सके। सुनो, अतुल और चारू की शादी हुई थी। अतुल बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि चारू बहुत ज्यादा सुंदर थी। शादी के पहली रात जब अतुल कमरे में आता है तो, मेरे पास मत आना, मैं आपसे प्यार नहीं करती। अगर ऐसी बात है तो तुमने ये शादी क्यों की? फैमिली प्रेशर में। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने उससे शादी नहीं करवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं था। आज के जमाने में भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड आ ही जाता है। अमीरी गरीबी की खाई कभी नहीं भर सकती। मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती आपसे करवाई है। ऐसी बात है कि तुमने फैमिली प्रेशर में आकर ये शादी करी है? हाँ, मैं सिर्फ रवि से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे अपनी कसम दी थी और मर जाने की धमकी दी थी। मैं अपने परिवार के आगे मजबूर हो गई, पर सच बात यह है कि मैं आपकी नहीं बल्कि रवि के साथ रहना चाहती हूँ। वो आज भी मुझे अपनाने को तैयार है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने प्यार के पास जाना है और तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम खुश रहो। मेरा क्या है, समाज में बदनामी हो तो भी दुनिया मुझे कुछ नहीं करेगी।
लेकिन अगर समाज में तुम्हारा नाम आगे आया तो तुम्हारे नाम के आगे कालिख लग जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हें तलाक दूंगा क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते। अगर हमने समाज और परिवार वालों को नजर में रखते हुए ये रिश्ता चलाया तो ना मैं खुश रह पाऊंगा, ना तुम, और ना ही तुम्हारा प्यार। आए दिन कलेश होगा, झगड़ा होगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाए, हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। लेकिन आपके ऊपर तो बदनामी का दाग लग जाएगा, उसका क्या? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता चारू, क्योंकि मैं एक लड़का हूं। एक लड़के को जमाना कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक लड़की को यह जमाना बहुत गलत नजरों से देखता है और बहुत उल्टा सीधा बोलता है। इसलिए इस दुनिया की नजर में मैं बुरा बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं होने दूंगा। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे ताने देगी या नहीं देगी। अतुल की ऐसी बातें सुनकर जहां चारू खुश होती है तो उसे रोना भी आता है, क्योंकि उसके परिवार वालों की वजह से अतुल की जिंदगी खराब होने वाली थी। तो ये सच्चाई है तुम्हारे पति की। तुम्हारा पति धोखेबाज नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अगर मेरी जिंदगी में रवि नहीं आया होता तो मुझे तो अतुल से ही प्यार होता, और मैं बहुत खुश नसीब वाली होती कि मेरी उनसे शादी होती। चारू ये बोलकर चली जाती है। अब सपना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर की तरफ आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में अतुल मिलता है। सपना उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। मुझे ऐसा लगा आपने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आप तो एक बहुत अच्छे इंसान है। अरे क्या हुआ सपना, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे आज चारू मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। माफ करना सपना, मैंने चारू से वादा किया था मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और मैंने वो वादा निभाया। मैं एक औरत की इज्जत करना जानता हूं, भले ही उसके लिए मैं जितना भी बदनाम क्यों ना हो जाऊं। आपको जो सहना था वो आपने सहन कर लिया, पर अब हम अपने इस रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, और उस रिश्ते में हमारे बीच किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होगी। मैं सब लोगों से माफी मांगूंगी जिन जिन का मैंने दिल दुखाया है, और अब हमारा रिश्ता बिना किसी लड़ाई झगड़े के अच्छे से रहेगा। सपना ये बोलती है और उसके बाद अतुल का हाथ थाम लेती है, लेकिन इस बार उसने उसका हाथ प्यार से थामा था और उम्र भर उसका साथ निभाने के लिए थामा था।